गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी के लिए जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है। और इस चैनल पर रोजाना सुबह 10:30 बजे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में, और राज्यसभा लोकसभा टीवी के डिबेट्स। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको जो क्लासेज मिलेंगी वो डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, और जो एक्सेस होगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ठीक है, क्लासेज लाइव, टेस्ट लाइव, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल यानी टॉपिक बाई टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब कि जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, अगर मान लीजिए आपने जीएस के प्लस कोर्स में एडमिशन लिया है तो जीएस के जितने भी बैच चल रहे हैं अनअकैडमी पे आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा, आप सबकी क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मैं आप लोगों का अनअकैडमी का एडुकेटर मेंटर। और ये है मेरे बारे में, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, आप लोग इसे जरूर फॉलो कर लेंगे दोनों को। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। और डेली न्यूज, जो डेली न्यूज का पेपर है, न्यूज़पेपर, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी जरूरत के हैं, चाहे वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो, राष्ट्रीय संस्करण, या द हिंदू, ठीक है, द हिंदू के बाद आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे या जनसत्ता हो, ये सारे पेपर मैं आपके पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरी है। मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और अगर ये जो टेलीग्राम चैनल है इस लिंक से आप ढूंढ लीजिए, या तो आप जाएंगे टेलीग्राम पे तो उस पर सर्च करेंगे अनअकैडमी स्वदीप कुमार, मेरा नाम है स्वदीप, एन अकेडमी, अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप इससे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप जब अनअकैडमी का मोबाइल ऐप खोलेंगे तो उस पर ये मेरा लिंक है, तो वहाँ पे आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या है कि लाइव क्लास लेता हूँ 3:30 बजे से 3:30 PM से लाइव क्लास जो होता है। लास्ट 1 ईयर के करंट के मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर के करंट के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ 3:30 बजे से रोजाना। जिन लोगों को 2021 में प्री देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर ज्वाइन करें। जो लोग नहीं भी देंगे उनको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और ये क्या है कि मैं जनवरी 2020 से शुरू किया हूँ ये टेस्ट क्वेश्चन आंसर, और ये चलेगा, जून में एग्जाम है तो मई 2021 तक मैं आप लोगों का इसमें कंप्लीट करा दूंगा। और दूसरा जो है वो है आपका, एक मैं लेता हूँ यहाँ पे 5 बजे, 5 PM पे एक और लाइव क्लास होती है जिसमें मैं आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं उसके बारे में क्लास लेता हूं। तो जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन करें इसको और इसको देखें, ठीक है। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे जो आपको तैयारियों पे हर कदम मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और आइकॉनिक। जो प्लस है वो अनअकैडमी का कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है, इसमें आपको जीएस के लिए प्रीलिम्स मेंस, आपका एसए, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स इसमें कराया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 49,500 रुपए 1 ईयर के लिए। और अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस फीस में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और फीस हो जाएगी आपकी 44,550। तो जब भी आप एडमिशन ले इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। कोड है स्वदीप, SWADEEP। वहीं अगर आप 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए लेते हैं तो ये उनके लिए है जिनको 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, बहुत ही बेहतर है ये। 72,000 रुपए है, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो आपको ये हो जाएगा 64,800 रुपए में। और जो लोग 3 साल के लिए अगर ये प्लस लेना चाहते हैं उनके लिए है, जो अभी 12th में है या 12th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए, मतलब जस्ट 12th पास किए हैं, 12th में है और अभी से यूपीएससी को प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन कोर्स है 90,000 रुपए का। और इस पे भी डिस्काउंट मिलके आपको 81,000 हो जाएगा, 10% डिस्काउंट अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जरूर ले लें आप लोग।
दूसरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में प्लस वाली तो सारी चीजें होंगी ही, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है इसमें। इसके बाद कुछ एडिशनल फीचर मिलेगा, जैसे अगर आपको कोई पर्सनल कोच चाहिए जो पर्सनली आपके साथ रहे, आपकी तैयारी करे। रहेगा मतलब ऑनलाइन आपके साथ रहेंगे, फोन पे आपके साथ रहेंगे, आपकी तैयारियों में मदद करेंगे। पर्सनल कोच में मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का आइकॉनिक का 1 ईयर का चार्ज है वो है 69,500। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी 62,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने या 2 साल के लिए लेते हैं आइकॉनिक, 1,07,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। वहीं अगर आप 36 महीने के लिए या 3 साल के लिए आइकॉनिक लेते हैं तो 1,41,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये सारा प्लान है, ये सारी चीजें हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या है। अब आप यहाँ पे ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। जैसे आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, यानी ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट होगा नहीं, ये लेने का कोई फायदा है नहीं। तो 6 महीने का मिनिमम लेना होगा। इससे फायदा ये होगा कि 6 महीने में ऑप्शनल आपका कवर हो सकता है, वो हो जाएगा। तो इसकी फीस है ऑप्शनल की 22,500, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप SWADEEP, तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा और ये फीस होगी आपकी 20,250। वहीं अगर 1 ईयर के लिए लेते हैं तो 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750 रुपए। 2 साल के लिए लेते हैं ऑप्शनल 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। और अगर 3 साल के लिए 3 ईयर का प्लान ले लेते हैं तो 50,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये सारे प्लान हैं। आप लोगों को पता है अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, ये लाइव टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी ने आपके लिए शुरू किया है, उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो जिनको 2021 में प्री एग्जाम देना है। जिन्हें नहीं भी देना वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें जो रैंकिंग होगी आप लोगों की, वो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी, जैसे यूपीएससी की रैंकिंग होती है वह वैसे ही, क्योंकि पूरा लाइव टेस्ट सीरीज है। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। इस पे जा करके जो यूपीएससी सीएससी का सेक्शन है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा, तो वहाँ पे इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे मांगेगा कोड, तो कोड जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप इस कोड को डाल देंगे, आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये टेस्ट आप फ्री में दे सकेंगे, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है, ये 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे, यानी तकरीबन 780 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे प्री एग्जाम 2021 के पहले। और अल्टरनेटिव संडे को होगा, संडे संडे होगा लेकिन अल्टरनेटिव 14 दिन पे। ठीक है, 3 जनवरी को होगा ये, सुबह 11 बजे। तो जरूर इसको ज्वाइन करेंगे आप लोग। और आप लोगों को पता है कि 6 महीने अब बचे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, तो इसके लिए अनअकैडमी ने 28 तारीख से एक बैच शुरू किया है, फिल्म्स स्पेशल बैच। तो जिनको 2021 का फिल्म्स देना है वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, बहुत ही बेनिफिशियल बैच है। इसमें फिल्म्स का सारा सिलेबस कवर होगा, दोनों पेपर टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, फिल्म्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। और इसके आगे चल के फिर प्री मेंस आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अनअकैडमी आपको इस पे कराएगी। और ये 6 महीने का इंग्लिश हिंदी दोनों में बैच अवेलेबल है यहाँ पे। 1 साल का फाउंडेशन भी और 2 साल का फाउंडेशन भी, तो जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करते समय बस कोड का ध्यान रखेंगे, कोड डालेंगे स्वदीप। ठीक है, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आने वाले समय में आइकॉनिक का प्राइस भी हाइक होने वाला है। इसमें सारी फीचर्स मैंने अभी आपको बताया था कि पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज का पर्सनली ध्यान देंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और सब कुछ आपके साथ लग के मेहनत करेंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, डेली कंटेंट पे आपके ध्यान देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लेने जिनको लेना है ना, तो इसकी भी प्राइस हाइक होने वाली है। इस पर भी आप एक कोड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप अनअकैडमी के किसी भी फीचर पर एडमिशन लेंगे, आप इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, आपको उस पर 10% डिस्काउंट जो भी फीस है जरूर मिलेगा उस पर। और ये 31 दिसंबर तक का एक ऑफर है, 31 दिसंबर 2020 तक का 2 दिन बचा है, ये जरूर ले लें। जीएस प्लस और ऑप्शनल, मतलब प्लस और ऑप्शनल का अगर आप लेते हैं, एक दिन का, आज 31 है तो आज का ये ऑफर है, जरूर ले लें अगर जिनको लेना प्लस और ऑप्शनल। कॉम्बो अगर आप लोग लेते हैं तो 1 साल की फीस है 77,000 अनअकैडमी की, लेकिन ये आपको 70,153 रुपए में अनअकैडमी दे रही है। और इस पे भी आपको 10% अलग से डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट 70,153 पर भी। और जो लोग आइकॉनिक लेना चाहते हैं, जिसमें पर्सनल कोच भी मिलेंगे आपको अलग से और ऑप्शनल साथ में, तो 1 साल का 97,000 है,
बट कोड के इस्तेमाल में 88,705 रुपए। इसमें भी अलग से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। ये सारा प्लान है, सारे फीचर्स, तो जिनको इनको सब्सक्रिप्शन लेना है जल्द से जल्द ले लें और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहें। ये सोर्स है जो मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ 10:30 AM पे। ये है उसका सोर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ डेली न्यूज, रोची खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदी में, और राज्यसभा लोकसभा टीवी का डिबेट जो कि ओरिजिनल में आता है टीवी पे इंग्लिश में, उसको भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लेकर के आता हूँ, जिस दिन इंपॉर्टेंट आता है वो लेकर के। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अपने डेली न्यूज में, क्या क्या चीजें देखेंगे, तो ये 5 टॉपिक है, जिनमें से हमारा आज का पहला टॉपिक होगा धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। ठीक है। दूसरा है मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई। तीसरा है सर गॉरफील्ड सोबस अवार्ड। चौथा है आर्या राजेंद्रन। पांचवा है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। ये 5 टॉपिक हम लोग डेली न्यूज में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग आर्टिकल पे आएंगे तो आर्टिकल में ये 3 आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला है, और ये सब हिंदी में कवर करेंगे। पहला आर्टिकल है भारतवर्ष 2025 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये द हिंदू का आर्टिकल आया है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का ये मुद्दा है। दूसरा हम लोग देखेंगे भारत की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो। हमने ये डेली न्यूज में पढ़ा भी था, लेकिन ये द हिंदू पे एक आर्टिकल आया, इसमें और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने को मिलेंगी, और ये गवर्नेंस का मुद्दा है। और तीसरा जो आर्टिकल वो है भारत और कतर के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का मुद्दा है। तो ये हम लोग 3 टॉपिक एडिटोरियल्स में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे RSTV LSTV डिबेट। ठीक है, वो भी हिंदी में। ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैव ईंधन संभावनाएं और चुनौतियां। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये इस टीवी का डिबेट है जो मैं हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये सारी चीज हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्या क्या चीजें मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए पहले डेली न्यूज पे आते हैं हम लोग। क्या है, क्या कह रहा है, धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना, यानी एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका भी आयोजन किया गया है। जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारे धरोहर स्थल हैं, उनको एडॉप्ट करें, उनको गोद लें, अपनी धरोहर को अपनी पहचान बनाने के लिए। क्या है इसके बारे में देखिए, एक एक पॉइंट पढ़िए। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है कि हाल ही में धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना, एडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में हुआ है। कौन किया है, क्या इसमें प्रमुख मुद्दा है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी पहले ये जानिए। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर की गई थी। धरोहर गोद ले, एडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये जो परियोजना है, इसके लिए इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस उस दिन मनाते हैं। पर्यटन पता ही है, धरोहर वगैरह ये सब जो क्षेत्र है, इन सबों में लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तो जो विश्व पर्यटन दिवस है उस अवसर पे किया गया। और आप लोगों को पता है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित मंत्रालय और एजेंसी कौन है पहले ये देखिए। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, यह जो है किसके अंतर्गत, यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, राज्य केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ये जो प्रयास है धरोहर गोद ले, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट के बारे में, परियोजना के बारे में, ये किसके, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्र शासित और राज्य के सरकारों की का एक सहयोगात्मक प्रयास है। सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत भर में फैले विरासत जितने भी हैं, प्राकृतिक स्थल और पर्यटन स्थल पर सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन के अनुकूल बनाना एवं विकसित करना। धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान जो परियोजना है,
इसका उद्देश्य क्या है कि हम पूरे भारत देश में जितने भी हमारे हेरिटेज हैं, जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, या जो भी हमारे भारत के पर्यटन के स्थल हैं, इस परियोजना के द्वारा उन जगहों को अच्छा सा वहां पे अच्छी अच्छी सुविधाएं करना और पर्यटन के अनुकूल बनाना कि जो पर्यटक वहां जाएंगे घूमने, उनको इससे ले लेकर के कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब कुछ एक नंबर व्यवस्था करना। और क्या क्या चीजें हैं, इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा ये देखिए। कैसे होगा कि स्थलों और स्मारकों को पर्यटक फुटफॉल यानी ज्यादा पर्यटक आने, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक घूमने आए, पर्यटक फुटफॉल और दृश्यता के आधार पर चुना जाता है। मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जिस पर्यटन क्षेत्र पे घूमने आते हैं उसी को फुटफॉल कहा जाता है, ठीक है, कि उस घूमने आते हैं उसी को इसको चुना जाता है। और इसे 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है, जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। होता क्या है कि जिन स्थलों को या स्मारकों को सॉरी एडॉप्ट हेरिटेज इस परियोजना के तहत अगर लिया जाता है तो क्या होता है कि उस परियोजना को चुना जाता है जहां पे फुटफॉल ज्यादा है। फुटफॉल ज्यादा यानी जहां पर्यटक ज्यादा घूमने आते हैं उसी स्थान को चुना जाता है। और ये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए किसी भी प्राइवेट या सार्वजनिक, ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक किसी भी सेक्टर को दिया जाता है। 5 वर्ष के लिए इसको दिया जाता है कि मतलब आप समझिए कि आप इसको गोद लीजिए। गोद लेने का मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर हो, वो लेगा और उसका ख्याल रखेगा, उस वहां पे जो जो पर्यटन के क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सारी सुविधाएं वहां कराएगा। तो वही कह रहा है कि निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है, और जो भी कंपनी या व्यक्ति इसको अपनाते हैं उनको स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। स्मारक मित्रों का चुनाव धरोहर स्थल पर सभी सुविधाओं के विकास के लिए बोली लगाने वाले की मंशा के आधार पर निरीक्षण और निगरानी समिति द्वारा पर्यटन सचिव और संस्कृति सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है। होता क्या है, स्मारक मित्र का चुनाव कैसे होता है इस क्षेत्र के लिए कि धरोहर स्थल पर जो भी सुविधाओं का विकास है उसके लिए बोली लगाई जाती है। लोग अब बताते हैं कि मैं करूंगा, जैसे नीलामी होता है ना, बोली आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में भी और बहुत जगह। तो बोली लगाने के आधार पर होता है कि कौन कितनी बोली लगाता है, उस तरीके से वो लोग लेते हैं और उसका निरीक्षण निगरानी और समिति द्वारा, जो उसकी निरीक्षण और निगरानी समिति है और या जो पर्यटन सचिव या संस्कृति सचिव है उनकी अध्यक्षता में सारी चीजें की जाती हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें कोई वित्तीय बोली शामिल नहीं है। इस पे उस क्षेत्र के संरक्षण और उसके सुरक्षा के बारे में जो बोली लगाया जाता है उस आधार पर वित्तीय बोली नहीं होती है। और कारपोरेट क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थल के रख रखाव के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का उपयोग करे, ठीक है। और इसके लिए सुविधाएं क्या दी जाती हैं, बुनियादी सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी जो इन धरोहरों में होगा, जो लोग पर्यटक आएंगे उनके लिए, कि शुद्ध पीने का पानी, रोशनी होंगे हर जगह, स्थलों तक पहुंचने में आसानी, स्थलों का सौंदर्यीकरण, उसको सुंदर बनाना, साफ सफाई रखना, और ऐप आधारित बहुभाषी ऑडियो गाइड देना। मोबाइल में उससे संबंधित जो ऐप रहेगा उसमें सभी भाषा में ऑडियो गाइड रहेगा। और डीजी एवं टिकटिंग कियोस्क की स्थापना करना, संकेत निर्देशात्मक और दिशात्मक तथा वाईफाई आदि ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे देनी होती हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें कि उन्नत सुविधाओं में आगंतुक सुविधा केंद्र की व्यवस्था होना चाहिए, साउंड एवं लाइट शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग आंतरिक एवं बाहरी दोनों जगह, स्नैक काउंटर होना चाहिए, स्मारिका शॉप और संवर्धित वास्तविकता अनुभव और आभासी वास्तविकता, ठीक है, वास्तविकता का अनुभव और ऑनलाइन, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। स्मारक मित्रों को इससे लाभ क्या होगा कि उन्हें साइट परिसर और अतुल्य भारत वेबसाइट पर सीमित दृश्यता भी प्राप्त होगी। ये स्मारक मित्रों को लाभ होगा। स्मारक में मित्र वे होते हैं जो हेरिटेज गोद लेते हैं। इसकी स्थिति क्या है, इस परियोजना के तहत देश भर में 25 स्थलों और 2 तकनीकी हस्तक्षेपों हेतु 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इतने प्रोजेक्ट इसके लिए फाइनल हो चुके हैं। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट। क्या क्या योजनाएं हैं ये भी देख लीजिए। देखो अपना देश, ये एक योजना है।
प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल, स्वदेश दर्शन, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद। ये सब योजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट चलाती है, तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अगला टॉपिक है हमारा कि मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई, कि हाथ से कागज निर्माण की बात कर रहा है। क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया है। क्या, देखिए ध्यान से, कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, और इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना भी है और उनको धन अर्जित करने में सहायता करना है। क्या हुआ कि खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित यानी हाथ से बनाए गए कागज का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है कि हाथ से कागज बनाने की जो कला है उसको जीवित रखना, उसका संरक्षण करना। पहले ऐसे ही बनाया जाता था, बाद में मशीनीकरण हो गया, लेकिन एक ऐसी इकाई बनाई गई है, और जो वहाँ के स्थानीय युवा हैं, लोकल युवा हैं, उनको इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना, ठीक है, और उनको धन अर्जित करने में सहायता करना है। उनको एक तो रोजगार भी मिल जाएगा और धन भी उनको इसके द्वारा मिलेगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के इन समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग, जो कि तकरीबन विलुप्त होने की कगार पर था, एक बार पुनर्जीवित हो गया है। और जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये प्रयास किया है, तो ये जो हस्त निर्मित कागज की ये कला है ना, ये 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत कला है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश के मोनपा की ये कला है, और फिर से ये उद्योग विकसित होने पे ये जो है ये विलुप्त होने की कगार पे था, ये फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ठीक है, ये हमारा कल्चर है, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है इसमें, मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व हुई थी, और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। और एक समय इस हस्त निर्मित कागज का उत्पादन तवांग के प्रत्येक घर में होता था, और यह स्थानीय लोगों के लिए उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। हालांकि पिछले 100 वर्षों में यह हस्त निर्मित कागज उद्योग लगभग लुप्त हो चुका था, और इस कागज का बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसे बौद्ध मठों में धर्म ग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। और मोनपा हस्त निर्मित कागज सुंगू सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। सुंगू सेंग, जिसका अपना एक औषधि महत्व भी है इस पेड़ का, और उसी के छाल से इसको बनाया जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड के बारे में। यह भी दिया गया है विराट कोहली को। क्या है, ध्यान से देखिए कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया है, और इसके लिए उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है, कभी हाल ही में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है विराट कोहली, उनको आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड, ठीक है, के रूप में नामित किया है, और इसके लिए उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। आईसीसी जिन लोगों को मेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड के रूप में नॉमिनेट करती है, उनको सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार देती है। तभी विराट कोहली को। ज्ञात हो कि विराट कोहली ने इस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,396 रन बनाए थे, जो कि किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में काफी अधिक रन है। और इसके अलावा वे वर्ष 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली और वर्ष 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि विराट कोहली को वर्ष 2017 और 18 दोनों साल आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी को आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है, और इसके लिए उन्हें
रॉचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी एक ध्यान में रखेंगे। आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी को चुना गया है और उनको राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, राशिद खान को T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड के रूप में नामित किया गया है। ये इन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मतलब स्टीव स्मिथ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, टेस्ट प्लेयर में बेहतर करने के लिए, राशिद खान को T20 में बेहतर करने के लिए और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जो पूर्व कप्तान थे भारत के, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, इससे नॉमिनेटेड किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा आर्या राजेंद्रन। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है, आप इमेज में देख रहे होंगे, आर्या राजेंद्रन। ये अभी 21 वर्ष की हैं और अभी ये बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, केरला की रहने वाली हैं और सबसे बड़ी बात है वहां की महापौर बनी है केरला की। तो ध्यान में रखेंगे क्या है, ध्यान से देखिए। हाल ही में केरल की 21 वर्षीय युवा नेता आर्या राजेंद्रन ने केरल की सबसे बड़े शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम निगम में, कौन सा, जो केरला का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम निगम, उसमें महापौर के तौर पर शपथ ली है तिरुवनंतपुरम निगम के, जिसके साथ हुए देश की सबसे युवा महापौर भी बन गई है। देश की सबसे युवा महापौर 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम के ऑल सेट्स कॉलेज में बीएससी मैथ्स द्वितीय वर्ष की छात्रा भी है। आर्या राजेंद्रन 5वीं कक्षा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा समूह बाल संगम में शामिल हुई थी। ये 5 साल की उम्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का युवा समूह है बाल संगम, उसमें शामिल हुई थी और इसके पश्चात उन्हें बाल संगम का जिला अध्यक्ष बनाया गया था और वर्तमान में वे राज्य के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। और बाल संगम में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीएम स्टूडेंट विंग में भी शामिल किया गया और वर्तमान में राज्य समिति का हिस्सा है। बाल संगम जो है भारत में बच्चों का संगठन है। एक्चुअली क्या है, बाल संगम में भारत में बच्चों का संगठन है जो इसके द्वारा बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। और केरल में लगभग 20,000 इकाइयों में इसके 1 लाख से अधिक सदस्य हैं। तो जरूर ध्यान में रखेंगे आर्या राजेंद्रन के बारे में, सबसे युवा महापौर देश की, 21 वर्ष की उम्र में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बन रही है। क्या है, ध्यान से देखिए, कहां स्थापित की जाएगी, क्या है, एक गुजरात में स्थापित की जाएगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। आधिकारिक सूचना के अनुसार देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार एवं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। गुजरात में बनेगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कंपनी। और ये क्या है कि मणिकरण पावर लिमिटेड है, देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार एवं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है मणिकरण पावर लिमिटेड। वही इस रिफाइनरी को स्थापित करेगी और 1,000 करोड़ रुपए इस पर निवेश करेगी। वर्तमान में इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए साणंद और धुलेरा में कुछ स्थानों की खोज की जा रही है। दोनों जगह गुजरात में है और वहीं पे कुछ जगहों की खोज की जा रही है रिफाइनरी को स्थापित होने के लिए। और ज्ञात हो कि आप लोगों को पता ही होगा कि लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो कि आमतौर पर भारत में लिथियम नहीं पाया जाता। इस वजह से इस लिथियम रिफाइनरी में ऑस्ट्रेलिया से लिथियम अयस्क का आयात किया जाएगा और यहाँ इसका प्रसंस्करण किया जाएगा। एक खनिज अयस्क है लिथियम जो भारत में नहीं पाया जाता। क्या किया जाएगा कि इस रिफाइनरी के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाएगा भारत में और फिर यहाँ इसको तैयार किया जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। और क्या कह रहा है, चूंकि भारत विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार में से एक बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार बाजार, ये ध्यान में रखेंगे, और इसलिए देश को बैटरी का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में लिथियम की आवश्यकता है। लिथियम का उपयोग बैटरी उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कच्चा माल ऑस्ट्रेलिया से मंगा करके यहाँ उसको बनाया जाएगा। भारत अपनी लिथियम संबंधी आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात ही करता है। और फरवरी 2020 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक जहां एक और वर्ष 2016 में भारत में 175 मिलियन लिथियम आयन बैटरी का आयात किया गया था,
वही वर्ष 2018 में 4 गुना बढ़कर 712 मिलियन पहुंच गया। ये भारत आयात करता है। और विदित हो कि गुजरात में पहले से ही कई लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र कार्य कर रहे हैं, और ऐसे में लिथियम रिफाइनरी की स्थापना से गुजरात भारत में लिथियम आयन बैटरी का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। ठीक है, उससे बैटरी निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन ये रिफाइनरी अभी नहीं है। देश की पहली रिफाइनरी बन रही है लिथियम की, जहां से फिर और भी बेहतर तरीके से वहां पे बैटरी बनाई जा सकेगी। उसके बाद हम लोग अपना पहला आर्टिकल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत जो है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, अभी एक रिसर्च में आया है, द हिंदू का ये आर्टिकल है पहली बात तो। और भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, इंडियन इकोनॉमी का। और आया है कि भारत वर्ष 2025 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये ऐसा एक आंकड़ा आया है। कहां से आया है, कैसे आया है, कौन इसको निकाला है, क्या क्या डेटा है, ध्यान से देखिए। चर्चा में क्यों है कि हाल ही में सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये आंकड़ा किसका है? ये आंकड़ा है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च का। तो जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च है, इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यही बताया गया है कि 2025 तक भारत जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या है इस रिपोर्ट में, क्या क्या पॉइंट, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस रिपोर्ट में भी कहा गया है 25 तक तो 5वीं और 30 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और CBER यानी सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जहां भी CBER आएगा ध्यान रखेंगे, ये ब्रिटेन की एक कंपनी है जो सार्वजनिक और निजी व्यवसाय प्रतिष्ठानों के लिए स्वतंत्र आर्थिक पूर्वानुमान प्रकाशित करती है। जो CBER है ये ब्रिटेन की ही कंपनी है जो सार्वजनिक और पब्लिक और प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी फर्म हैं, उनके रूप से स्वतंत्र रूप से उनका आर्थिक पूर्वानुमान प्रकाशित करती है। पहले से आंकड़ा लगाती है डेटा के आधार पर कि कौन किस तरीके से है। तो उसने ही कहा है कि भारत 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है। ये जो रिसर्च आया इसका निष्कर्ष क्या है, पहले ये देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 9% और 2022 में 7% तक विस्तार होगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है तो उसमें जो ग्रोथ होगा 2021 में 9% होगा, जो भी चल रहा है उससे ज्यादा, और 2022 में 7% तक विस्तार होने की संभावना है इस आंकड़े के अनुसार। और इस कारण भारत वर्ष 2025 में ब्रिटेन और वर्ष 2027 में जर्मनी और वर्ष 2030 में जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। और चीन पूर्वानुमानों से 5 साल पहले ही 2028 तक अमेरिका को छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये CBER का ही आंकड़ा है कि इसने ये भी कहा कि चीन जो है उसका जो पूर्वानुमान लगाया गया था 2028 तक, मतलब जो पहले लगाया गया था ज्यादा, मतलब 28 से भी 5 साल आगे, तो वो 5 साल पहले ही, ठीक है, 2033 तक आंकड़ा लगाया गया था कि चीन विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन अनुमान ये है CBER के रिपोर्ट के मुताबिक कि चीन 2028 तक ही अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये सारे आंकड़े हैं इसके, और हिंदू का आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे, और इंडियन इकोनॉमी का मुद्दा है। और जापान वर्ष 2030 की शुरुआत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जब तक कि भारत इससे आगे नहीं निकल जाता। भारत जब तक इससे आगे नहीं निकलेगा जापान बरकरार रहेगा तीसरे नंबर पे। और इसके बाद जापान द्वारा जर्मनी को चौथे और 5वें स्थान पर कर दिया जाएगा। जब भारत 2030 में तीसरे नंबर पे आ जाएगा तो जापान फिर आ जाएगा आपका चौथे नंबर पे और जर्मनी आ जाएगा 5वें नंबर पे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। वर्तमान परिदृश्य क्या है, अभी भारत की क्या स्थिति है या जो भी देश है, कि भारत वर्ष 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलकर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। ये तो भारत
सॉरी, भारत 2019 में ही ब्रिटेन से आगे निकल कर विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन 2020 में पुनः छठवें स्थान पर आ गया है। दौर है कोविड का, इस वो वजह से ये छठे स्थान पर आ गया है भारत। क्या देखिए क्या कह रहा है, और कि विश्व की और कौन कौन सी पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहले ये देखिए जिनका भी क्रम है, पहले अमेरिका, फिर है चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर ब्रिटेन। ये पांच क्रम है, ठीक है ना, सबसे बड़ी। और छठे नंबर पे अभी भारत है। इस क्रम में छठे नंबर पे भारत है, और जो कि 2019 में पांचवें पे आ गया था, लेकिन अभी 2019 में कोविड के संकट के दौरान, क्योंकि भारत बड़ा देश है ब्रिटेन वगैरह से, तो फिर से वो छठे पे आ गया है। लेकिन ये आंकड़ा है कि 2023 तक भारत फिर यहाँ पे आ जाएगा पांचवें पे, सॉरी 2025 तक भारत फिर पांचवें पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि 2030 तक आंकड़ा है कि ये यहाँ पे अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान होगा 2030 तक। लेकिन उसके पहले ही कह रहा है कि 2028 में, ठीक है, 2028 में चीन आ जाएगा नंबर 1 पे। ये भी है, तो आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन ये एक आंकड़ा है तो जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ब्रिटेन की एक कंपनी है CBER, इसने ये आंकड़ा निकाला है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कोविड-19 संकट से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गिरावट आ रही थी, इसी वजह से गिरावट आई है। और सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर 10 साल के अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, जो वर्ष 2019 में 4.2% पर थी। तो ये कोविड के दौरान हुआ, इसीलिए भारत छठे पे आ गया। और वृद्धि दर में गिरावट कमजोर बैंकिंग प्रणाली, GST, विमुद्रीकरण और वैश्विक व्यापार में गिरावट का मिला जुला परिणाम भी है। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और इसमें क्या कह रहा है कि GDP वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल और जून में वर्ष 2019 की तुलना में अपने स्तर से 23.9% कम थी, जिसका प्रमुख कारण कम वैश्विक मांग का होना और सख्त राष्ट्रीय लॉकडाउन से घरेलू मांग का गिर जाना। मतलब इस सब चीज का जिम्मेदार कोविड, उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। नहीं तो भारत अभी ही विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था में रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी 2019 में ही पांचवी अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया था विश्व की। आगे देखिए इसके लिए सुझाव क्या दे रहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार की गति को अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से जोड़ा जाएगा। और विश्व में टीकों के निर्माता के रूप में और 42 वर्षीय टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के साथ, जो कि प्रत्येक वर्ष 55 लाख लोगों को लक्षित करता है। ये सारे टारगेट है। भारत कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में टीकाकरण को अगले साल से सफलतापूर्वक या कुशलता से शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में भी है भारत। और क्या कह रहा है इसमें कि दीर्घकालिक समय में वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण जैसे सुधार और हाल ही में कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के विवादास्पद प्रयास आर्थिक लाभ भी पहुंचा सकते हैं। और कृषि क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश भारतीय कार्यबल के साथ सुधार प्रक्रिया में समर्पित और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकाल में कार्यकुशलता और अल्पकालिक काल में वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने वाला हो। तो ये सारे सुझाव है, अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा। बाकी मेन मुद्दा जो था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत में मौजूद बुनियादी ढांचे की कमी का मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर किए गए खर्च से अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित होगा। ये द हिंदू का आर्टिकल था, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो ये भी द हिंदू का ही आर्टिकल है, और यह है भारत में पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो। हमने कल के डेली न्यूज में पढ़ा भी था इसके बारे में शॉर्ट सा, इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें और भी क्या क्या इसमें चीजें ऐड की गई हैं और क्या क्या चीजें शुरू की गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो क्यों चर्चा में, ये देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। ध्यान से पढ़ते चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाल ही का मतलब 28 दिसंबर की बात है ये, 28 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की लाइन नंबर 8 यानी मेजेंटा लाइन पर देश की पहली पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। मतलब ड्राइवर रहित मेट्रो, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, और दिल्ली मेट्रो की लाइन नंबर 8 यानी जो मेजेंटा लाइन है उस पर शुरू किया है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एनसीएमसी का भी विस्तार किया है। ये नया चीज आपको इसमें जानने को है कि डीएमआरसी तो ही है, लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एक कार्ड जिसका नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी, ये भी जारी किया गया है। इस कार्ड की बहुत सारी खासियत है, अभी आगे देखेंगे आएगा, ध्यान से। पहले इसके बारे में जान लीजिए, जो ड्राइवर रहित मेट्रो है इसके बारे में क्या क्या खास पॉइंट है। इस उपलब्धि के साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी विश्व के उस अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। और वर्ष 2014 में देश के केवल 5 शहरों में ही मेट्रो रेल थी। 2014 में केवल देश में 5 शहरों में ही थी, लेकिन वर्तमान में देश के कुल 18 शहरों में मेट्रो रेल मौजूद है। और इसी के साथ मेट्रो उपयोगकर्ताओं की संख्या भी कई गुना बढ़ भी गई है। और दिल्ली मेट्रो की ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन पूर्णतः स्वचालित होगी, खुद से चलेगी, जिससे मानव त्रुटि की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसमें मतलब जो आदमी के द्वारा जो गलतियां हो जाती थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। और इस पे पूर्णतः इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। जब गाड़ियों के हार्डवेयर यानी पार्ट को जब बदलने की जरूरत होगी तभी इसमें मानव का हस्तक्षेप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये जो ट्रेन संचालन होगा मतलब मानव रहित जो है बिना ड्राइवर के, तो उसमें क्या है, क्या ये देखिए कि ट्रेन संचालन प्रौद्योगिकी में स्वचालन के विभिन्न ग्रेड या स्तर होते हैं। स्वचालन के खुद से चलने के विभिन्न ग्रेड होते हैं, स्तर होते हैं, जीओए होते हैं, यानी ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन। जीओए का मतलब है ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन होते हैं। क्या ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन नंबर 1 क्या है कि इसमें ट्रेन को पूरी तरह से एक ड्राइवर या चालक द्वारा चलाया जाता है, जो जीओए 1 होता है। और जो जीओए 2 और 3 है उसमें क्या है, इसमें चालक की भूमिका ट्रेन के दरवाजों के परिचालन और केवल आपात स्थिति में ट्रेन के संचालन तक सीमित हो जाती है, तथा इसके अंतर्गत ट्रेनों को शुरू करने व रोकने का कार्य पूर्णतः स्वचालित होता है। जो अभी फिलहाल दिल्ली में मेट्रो चल रही है, बाकी हर जगहों पे जो भी मेजेंटा लाइन में शुरू हुआ है बिना ड्राइवर के, उसके अलावा जितनी भी दिल्ली में मेट्रो चल रही थी उसमें क्या है कि जो ड्राइवर है वो केवल बैठा रहता है अपने केबिन में, ट्रेन वो चलाता नहीं है। जब ट्रेन रुकती है तो दरवाजे को खोलना बंद करना, या अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तब वो ट्रेन चलाता है। ठीक है, तो ये सब है। और उसको ट्रेनों को शुरू करने रोकना सब कुछ स्वचालित होता है अभी भी, लेकिन बस उसमें ड्राइवर का काम है दरवाजे खोलना बंद करना, ये सब सारी चीजें। ये भी अब पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगी जो जीओए 4 आ गया है। ठीक है, और इसके तहत ट्रेन पूर्णतः बिना चालक के संचालित की जाएगी, यानी चलेगी भी, रुकेगी भी, दरवाजे भी खुलेंगे, और इमरजेंसी भी कुछ आई तो वो सब कुछ ट्रेन खुद से हैंडल करेगी। और उसके लिए वो ये सब सेंटर बनाए जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसका महत्व क्या है, ऐसे चीजों का महत्व क्या है। इसमें ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसके तहत ब्रेक लगाने पर 50% ऊर्जा ग्रिड में वापस चली जाती है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा बच सकेगी। और जो ये बिना ड्राइवर के हैं इनमें ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है कि जब ब्रेक लगेगा तो तकरीबन 50% ऊर्जा फिर ग्रिड में वापस चली जाएगी, क्योंकि ये सब बिजली से चलती है इसलिए। और विभिन्न बड़ी कंपनियां मेट्रो कोचों के निर्माण में शामिल हैं, और साथ ही दर्जनों कंपनियां मेट्रो ट्रेन के विभिन्न घटकों के निर्माण में भी संलग्न है। और इससे देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि वर्तमान में मेट्रो रेल संचालन में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, 130 मेगावाट सौर ऊर्जा, जिसे सरकार 600 मेगावाट तक बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस और मेट्रो लाइन मॉडल प्रमुख शहरों और उनके भीतर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैं मेट्रो के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले जो बताया वो ध्यान। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, ये जो कार्ड है एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये जो कार्ड है आप इमेज में देख रहे होंगे, ये एक कार्ड भी जारी किया है उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री ने। ये जो कार्ड है, ये जो हमारे भारत सरकार के शहरी और आवास मंत्रालय, अगर आप लोग के पास कलम हो तो एक दो पॉइंट है आप लिख लें, इसके अलावा भी एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके लिए कि भारत सरकार के शहरी व, एक मिनट में जरा ये चेंज कर लूं, कि भारत सरकार के शहरी व आवास व शहरी मामले के मंत्रालय, आवास व शहरी मामलों के का जो मंत्रालय है उसके द्वारा यह कार्ड जारी किया गया है। एनसीएमसी कार्ड उसके द्वारा जारी किया गया है। और ये
और एक क्या है कि ये कब जारी किया गया था, ये शुरू में 4 मार्च 2019 को ही ये कार्ड जारी किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इस कार्ड की खासियत क्या है कि ये कार्ड आप अगर आपके पास होगा, एनसीएमसी कार्ड अगर के जिस भी व्यक्ति के पास होगा, तो मेट्रो परिसर में जब वो घुसेगा तो उसको पहली बार टोकन के लाइन में नहीं लगना, न तो जो मेट्रो का कार्ड आता है उस कार्ड के लाइन में लगना है। डायरेक्ट इस कार्ड को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, रुपे डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। ठीक है, ये प्रीपेड कार्ड का भी काम करेगा, डेबिट कार्ड भी है। बस आप उसको वैसे जैसे दरवाजे पे मेट्रो कार्ड को टच करते हैं, उसको टच करेंगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। एयरपोर्ट मेट्रो पर भी जाने के लिए अभी सब कार्ड और टोकन की जरूरत नहीं है, वहां भी डायरेक्ट खुल जाएगा और आप उसके जरिए जा सकते हैं। तो इसके लिए कार्ड के काउंटर पे और टोकन के काउंटर पे एक तो भीड़ नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ा, इसका उपयोग आप एटीएम की तरह भी कर सकते हैं। एटीएम की तरह आप इसका उपयोग किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए भी कर सकते हैं, सबसे पहली बात। उसके अलावा इसका उपयोग आप क्या करेंगे, आने वाले समय में जितने भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है, जहां भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित पैसे की जरूरत है, इस कार्ड का उपयोग वहां बहुत ही आसानी से होगा। इस कार्ड का उपयोग आप टोल पर भी पैसे देने में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें से ये लैस है कार्ड, एनसीएमसी कार्ड। ठीक है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जितने पॉइंट अभी मैंने बताए उसको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे पढ़िए और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यह कार्ड धारक को, जो भी कार्ड ये लेगा उसको परिवहन के सभी साधनों तक पहुंच प्रदान करेगा, जितने भी साधन है। और इससे यात्रियों को टोकन के लिए लंबी कतारों में इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही जो मेट्रो का कार्ड के लिए रिचार्ज के लिए जाना पड़ता है वो भी नहीं। ये आपके डायरेक्ट अकाउंट से अटैच होगा और ये एटीएम की तरफ पूर्णतः डेबिट कार्ड है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, रुपे डेबिट कार्ड आप देख रहे होंगे, रुपे डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड है ये। और यह उपयोगकर्ताओं को एक साथ यात्रा का शुल्क देने, टोल शुल्क देने, जो टोल प्लाजा है नेशनल हाईवे पे वो भी, और खरीदारी करने के लिए भी भुगतान करने की अनुमति। आप शॉपिंग भी इससे कर सकते हैं, जैसे आप अभी अपना एटीएम कार्ड वगैरह स्वैप करते हैं उस तरीके से। और साथ ही कार्ड धारक इसके माध्यम से पैसे भी निकाल सकते हैं, और एटीएम से जाके आप इसके द्वारा पैसे भी निकाल सकते हैं। और ध्यातव्य है कि वन नेशन वन कार्ड तकनीक के रूप से रुपे कार्ड पर निर्भर है। ये वन नेशन वन कार्ड, कि कहीं भी जाइए एक ही कार्ड काम करेगा। और इससे यात्रा के दौरान किराए से संबंधित सभी दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। आने वाले समय में कोई भी आप यात्रा करेंगे तो इससे डायरेक्ट आपकी किराया डिडक्ट हो जाएगा, कोई उसके लिए परेशानी आपको कभी नहीं होगी। यह न केवल लोगों के लिए एक साझा सुविधा उपलब्ध कराएगा, बल्कि इससे अनुसंधान की दृष्टि से बेहतर डेटा भी उपलब्ध हो सकेगा। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सारे डेटा वगैरह भी। और शोधकर्ताओं के पास लोगों के यात्रा पैटर्न का बेहतर डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सटीक आकलन की सुविधा मिलेगी और विकास से संबंधित बेहतर योजनाओं का निर्माण भी किया जा सकेगा। तो जरूर ध्यान रखेंगे इस कार्ड के बारे में। ठीक है, और दिल्ली में और भी कुछ विकासात्मक कार्य हैं, इससे जो जुड़े, जैसे मेट्रो हुआ, एनसीएमसी हो गया, तो उसके अलावा और भी कुछ है। देखिए, सरकार द्वारा कर में छूट देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दिल्ली में ईवीएस को। ठीक है, इसमें टैक्स में छूट दिया जा रहा है जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। राजधानी दिल्ली के पुराने बुनियादी ढांचे को आधुनिक तकनीक पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे में परिवर्तित किया जा रहा है। और दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों के नियमितीकरण के माध्यम से वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और नए पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार सृजन के भी प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली में। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण से न केवल दिल्ली के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे शहर की स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। द हिंदू का आर्टिकल था, नया संसद भवन बन रहा है, इससे जुड़ा हुआ मैंने आप लोग को आर्टिकल पढ़ाया था, जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है भारत और कतर। भारत और कतर के बारे में अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और कतर के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। जरा एक सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, सॉरी, 1 मिनट का।
एक सेकंड जरा रुकिएगा। हम्म, हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, भारत और कतर इसके बारे में देखिए। ये आईआर का मुद्दा है, आईआर का मुंह मुद्दा है और इंडियन एक्सप्रेस का मुंह मुद्दा है। अभी भारत और कतर के जो विदेश मंत्री हैं उनकी अभी बैठक हुई है, मुलाकात हुई है, और कुछ उनके बीच में आर्थिक सुरक्षा और किसी मुद्दों पे बात हुई है। देखिए पॉइंट ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, क्यों है चर्चा में। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के मध्य आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की भी चर्चा की गई। भारत और कतर के बीच, दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग। यह यात्रा भारत की पश्चिम एशिया के लिए जारी आउटरीच का हिस्सा है, जिसे देश अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में देखता है। जो भारत का पश्चिमी एशिया का हिस्सा है उसके लिए है। और कतर जो है वो खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य भी है। ये रहा कतर, आप मैप में देख लीजिए, बहरीन वगैरह, ये दोहा वगैरह, ये मैंने आपको बताया था, खाड़ी देश। आगे देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि भारत और कतर बहुपक्षीय मंचों पर पारस्परिक हित के सभी मुद्दों पर नियमित परामर्श और समन्वय बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। ये जो अभी बातचीत हुआ, जो मीटिंग हुई, इसमें क्या है कि बहुपक्षीय मंचों पर बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। और क्या है कि आपसी हित के मुद्दों में ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा, विकास, परियोजना निर्यात और शिक्षा इत्यादि शामिल हैं। इन मुद्दों पर बात हुई। और इसके अलावा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय व द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। ठीक है, इनको मजबूत करने के तरीकों पर, इन सारे मुद्दों पर डिटेल से बात हुई। तो क्या क्या चीजें बात हुई है, ध्यान से भी हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। क्या कह रहा है कि दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2019-20 में 10.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। किसके? भारत और कतर के बीच में 2019-20 में। और भारत ने कोविड 19 महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की देखभाल के लिए कतर को धन्यवाद भी दिया था। जो लोग वहां पे कोविड 19 के दौरान जो कतर में रहते हैं, हमारे भारतीय नागरिक, उनको। और भारत और कतर ने महामारी के दौरान उच्च स्तरीय संपर्क भी बना के रखा था। और भारत ने अपने साथ व्यापारिक साझेदारी के लिए कतरी व्यवसायी संघ की क्यूबीए की प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से मिलने वाले अवसरों के संबंध में जानकारी भी दी। ये सारे बात हुए। भारत हर जगह अपने आत्मनिर्भर अभियान के बारे में बताता है, अच्छी बात है। हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए, क्या हुए ये देखिए। दोनों देशों ने कोविड 19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए प्रमुख पश्चिमी एशियाई राज्यों में भारत के आउटरीच हिस्से कतर निवेश प्राधिकरण, ठीक है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने कोविड 19 महामारी के लिए। और दोनों पक्षों ने श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा के लिए संस्थागत उपायों पर सहमति भी व्यक्त की है, जिसमें श्रम संबंधी मुद्दों से निपटना और दोनों देशों के मध्य लोगों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा इत्यादि भी शामिल है। अब जो क्या क्या संबंध है भारत और कतर के बीच में, ये आर्थिक संबंध के बारे में देखिए। भारत कतर संबंध के बारे में देखते हैं। आर्थिक संबंध में क्या क्या, आर्थिक संबंध में व्यापार की दृष्टि से क्या, पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट भी देखी गई है। कैसे? क्योंकि तेल और गैस और तेल के दरों में जो गिरावट आई है। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना गया। मतलब भारत में कतर निर्यात करता है सबसे ज्यादा चीजें अपने यहां से, गैस, तेल वगैरह। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध हैं। और भारत में कतर से क्या निर्यात होता है ये देखिए। भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक तथा एल्युमिनियम आदि शामिल हैं।
ये सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ पे निर्यात किए जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स आदि भी उपलब्ध है। और कतर को भारत से ये सारी चीजें भेजी जाती है, तो ध्यान में रखेंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और कतर का क्या सहयोग है, रक्षा के क्षेत्र में क्या सहयोग है, ये देखिए। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, कतर भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ये गैस है। और भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। ठीक है। रक्षा के क्षेत्र में कतर के साथ साथ भारत का रक्षा सहयोग अब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, एक दूसरे के सम्मेलनों या कार्यक्रमों में भाग लेना, भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाजों तक द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है। और जायर अल बहर भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भी है, भारतीय और कतर नौसेना के बीच, जिसका नाम है जायर अल बहर, ध्यान में रखेंगे। और सांस्कृतिक संबंध क्या है भारत और कतर के बीच में, सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। आईसीसी यानी इंडियन कल्चर सेंटर, भारतीय दूतावास दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज के संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय स्थान भी है। और योग के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, योग और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या संबंध है भारत की कतर से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन की एक सहसंयोजक के रूप में सराहना की है। और यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक मत से रिकॉर्ड 177 सह प्रयोजकों के साथ अपनाया गया। और इसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कतर में 14 भारतीय स्कूल हैं कतर में, जो कि 30,000 से अधिक छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूलों में कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिक के बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं भारत कतर के बीच में, ध्यान में रखेंगे। अब क्या कह रहा है भारतीय समुदाय के बारे में कि भारतीय समुदाय कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 700 मिलियन है। और ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान भी दिया जाता है। और भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी, विभिन्न क्षमताओं में नियोजित भी किया जाता है कतर में, ये ध्यान में रखेंगे। प्रेषित धन, धन का क्या मामला है कि कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रति वर्ष अनुमानतः $750 मिलियन की राशि भेजी जाती है। ठीक है ना, वो अपने घर वालों को भेजते हैं, तो जो टैक्स वगैरह लगता है वो सारी चीजें। आगे की राह क्या हो सकती है इसमें कि कतर भारत की में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, जिसमें सड़क, राजमार्ग, आर्थिक गलियारे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पर्यटन और होटल उद्योग के अलावा गैस एवं उर्वरक से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं। और भारत कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योगों, यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स और विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश के लिए तत्पर भी है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग ये सारे पॉइंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा राज्यसभा लोकसभा टीवी का डिबेट मैंने आप लोगों को बताया था, टॉपिक है जैव ईंधन संभावनाएं और चुनौतियां। इससे जुड़ा हुआ एक डिबेट था जो मैं आप लोगों ने हिंदी में लेकर आया हूं। किस संदर्भ में है, क्या है, पहले इसके बारे में संदर्भ समझिए क्या कह रहा है। भारत जैसे जैसे स्थायी ऊर्जा संसाधनों की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए अपनी अलग अलग जरूरतों के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती बनती जा रही है। जैसे जैसे भारत स्थायी ऊर्जा संसाधन की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे, और इन चुनौतियों में ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करना, विद्युत की वहनीयता को बनाए रखते हुए ग्रिडों को हरित ऊर्जा से जोड़ना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हुए ऊर्जा उत्पादन के पुराने तरीकों को बदलना शामिल है। क्या क्या किस तरीके से, आगे देखेंगे कि जैव ईंधन से संबंधित संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं भारत में। इस संदर्भ में जैव ईंधन जैसे कि इथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और बायोडीजल इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है। और जैव ईंधन तेल आयात पर निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक भी हो सकता है। ये तो बेसिक था।
अब ये आप पढ़िए कि आर्थिक सुरक्षा और जैव ईंधन क्या है। जैव ईंधन आर्थिक सुरक्षा क्या है। चीनी उद्योग के लिए सहायक है ये सब कैसे। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए जैव ईंधन है इथेनॉल। इसके उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल गन्ना और इसके उप उत्पाद हैं। गन्ना और जो इसके उप उत्पाद जो इसके उत्पादन के बाद बचते हैं, ये सब चीजें जो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ईबीपी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत 90% तेल उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। जो जैव ईंधन उत्पादन होता है 90%। और यह कार्यक्रम आर्थिक दबाव झेल रहे चीनी उद्योग में तरलता लाने के साथ ही किसानों को आय का एक वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध कराएगा। तो ध्यान में रखेंगे, प्रमुख कच्चा माल जो गन्ना है वो कच्चा माल। और इसमें क्या क्या कह रहा है आर्थिक सुरक्षा में जैव ईंधन के बारे में कि कृषि बाजारों का विविधीकरण, जो कृषि के बाजार है उनका, कि भारतीय खाद्य निगम के तहत भंडारित अवशेष जैसे चावल और मक्के को इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने के हालिया निर्णय का अर्थ है इससे किसानों को अपने उत्पाद के लिए एक वैकल्पिक बाजार भी मिल जाएगा। जो भी अधिशेष बच रहे हैं चावल और मक्के ये सब के, अगर इस सब का उपयोग अगर किया जाएगा इस जैव ईंधन के क्षेत्र में, तो जो भारतीय किसान है उनके पास जो ये चावल और मक्के वगैरह है उनको एक बाजार मिल जाएगा, उनकी फसलें वहां भी बिक जाएंगी। बंजर भूमि से भी आय कैसे। जैव ईंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत वर्ष 2030 तक पारंपरिक डीजल में 5% जैव ईंधन का मिश्रण लक्ष्य रखा गया है। और यह नीति गैर खाद्य तिलहनों, जो तेलों के आइटम जो खाए नहीं जाते हैं, प्रयुक्त कुकिंग ऑयल और लघु अवधि वाली फसलों से बायोडीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को स्थापना करने की ओर प्रोत्साहित करती है। और इन फसलों को विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है जो या तो बंजर हैं या खाद्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो गैर खाद्य तिलहन मतलब जो हम लोग तेल खाते हैं जैसे सरसों हो गया, तीसी हो गया, या जो भी तेल के आइटम है उनको हटा करके जो खाए नहीं जा सकते तेल, वो उनके लिए, और वो सब बंजर जमीनों पे हो सकते हैं। और इस प्रकार जैव ईंधन के लिए चिन्हित फसलों का उत्पादन कृषि आय को बढ़ावा देगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। वायु प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण सुरक्षा और जैव ईंधन के बारे में देखिए कैसे संबंध है। वायु प्रदूषण को कम करना, सबसे पहले कि देश के विभिन्न अपशिष्ट बायोमास स्रोतों से संपीड़ित जैव गैस उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु अक्टूबर 2018 में किफायती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प या सतत नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। और सतत योजना के तहत प्रस्तावित संयंत्रों विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में संपीड़ित जैव गैस के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में फसलों के अवशेष जैसे धान का पुआल और बायोमास का उपयोग किया जाएगा। इन सब चीजों से भी जैव ईंधन जरूर ध्यान में रखेंगे। मैंने आप लोगों को एक बार आर्टिकल पढ़ाया था तो बताया था कि पराली का उपयोग जैव ईंधन में कैसे किया जाएगा। और क्या कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा और जैव ईंधन में कि सतत योजना न सिर्फ ग्रीन हाउस इस कॉन्सेप्ट के लिए समझते जाइए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में सहायक होगी, बल्कि यह कृषि क्षेत्रों में फसलों के अवशेषों जैसे पराली आदि को जलाने की घटनाओं को कम करने में भी सहायक होगी, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। और संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से निकलने वाले उत्पादों में से एक जैव खाद जिसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त यह ग्रामीण और अपशिष्ट प्रबंध क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास करने के साथ किसानों के अनुपयोगी जैव गैस के सदुपयोग के माध्यम से उनकी आय में भी वृद्धि करने में सहायक होगा। तो ये सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन के बारे में देखिए क्या कह रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन, तेल आयात में इसके द्वारा फिर कमी होगी, बाहर से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में खनिज तेल और गैस की कुल मांग का क्रमशः 84% तथा 56%, यानी खनिज तेल का 84 और गैस का 56% अन्य देशों से आयात करता है। और इसके पहले आर्टिकल में हम लोग पढ़ाई था, कतर से भी आयात करता है। और भारतीय और खनिज तेल की कुछ मात्रा को जैव ईंधन से प्रतिस्थापित कर आयात पर निर्भरता को कम करने में भी सहायता मिलेगी। जो खनिज तेल की कुछ मात्रा जब जैव ईंधन तैयार होने लगेंगे तो उससे फिर आयात कम करना पड़ेगा। वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2022 तक 10% और वर्ष 2030 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है इसके लिए
कि खनिज तेल जो कि एक क्षयशील संसाधन है के विपरीत जैव ईंधन का उत्पादन अक्षय स्रोतों से किया जाएगा, और ऐसे में सैद्धांतिक रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और इसके उपयोग को अनंत काल तक अस्थायी रूप से जारी भी रखा जा सकता है। इससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, ये भी देखिए क्या है चुनौतियां, कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, ये चुनौतियां हैं। कि जैव ईंधन उत्पादन में कच्चे माल के रूप में अधिकांशतः कई ऐसी फसलों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप जैसे मानव आहार या अप्रत्यक्ष रूप जैसे पशुओं के आहार के रूप में दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। उन आहारों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है जैव ईंधन के रूप में, उसके उत्पादन के रूप में। और इन फसलों का प्रयोग जैव ईंधन के लिए किए जाने से कृषि भूमि के क्षेत्रफल और इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदूषणकारी कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि भी होगी, और इसके साथ ही ऐसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट के अनुसार ध्यान में रखेंगे क्या चुनौतियां हैं, और कुछ तकनीकी सीमाएं भी हैं चुनौतियों में। जैव ईंधन के प्रयोग में कई अन्य प्रकार की तकनीकी समस्याएं भी जुड़ी हैं, जैसे लंबे समय तक संचालन के लिए वाहन इंजन की क्षमता वगैरह, और वनोन्मूलन और किसी क्षेत्र में वृद्धि, क्या कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसलों को उष्णकटिबंधीय जंगलों की साफ सफाई की गई भूमि पर उगाया जाता है, और भूमि उपयोग के पैटर्न में इस प्रकार का बदलाव स्थानीय कार्बन स्टॉक को वातावरण में मुक्त कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ा भी रहा है, क्योंकि वनों को काटा जा रहा है। इसलिए इसमें आगे की राह क्या हो सकती है कि सहयोगात्मक प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? जैव ईंधन की व्यापक बदलावकारी क्षमता का सदुपयोग केवल छात्रों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों यानी बिजनेसमैन और अन्य हितधारकों के साझा सहयोग के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक है। और जैव रिफाइनरी को मंजूरी देने में तेजी, मतलब इन लोगों के उपयोग से, मतलब जो वैज्ञानिक इसमें शोध करेंगे, छात्रों को इसके बारे में बेहतर पढ़ाया जाएगा, जो बिजनेसमैन है कैसे इसका उपयोग करेंगे, ठीक। जैव रिफाइनरी को मंजूरी देने में तेजी, सतत योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जैव रिफाइनरी की स्थापना हेतु आवश्यक सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना बहुत ही आवश्यक है, और इस संदर्भ में परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए परिवेश पोर्टल की स्थापना भी एक सकारात्मक कदम है। तकनीकी हस्तक्षेप, बायोडीजल के व्यवसायीकरण के लिए डेडिकेटेड बायोडीजल इंजन के विकास को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस संदर्भ में भारत को ब्राजील से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने लचीले ईंधन वाले वाहनों के विकास में वृद्धि कर अपने जैव एथेनॉल विपणन को सफलतापूर्वक बढ़ाया, और इन वाहनों में इथेनॉल और गैसोलीन दोनों के लिए एक डेडिकेटेड इंजन भी होता है। इसके अलावा जैव ईंधन की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अनुसंधान और विकास में निवेश किए जाने की भी आवश्यकता है। इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, ये देखिए, जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के घटक एक ऐसी चक्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं जो समुदायों को व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराते हैं। इससे जुड़ा हुआ मैं आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न भी लेकर के आया हूं, जो आप लोग 200 शब्दों में लिखेंगे। क्या कि जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला समुदायों के लिए व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करा सकती है, और इस कथन के संदर्भ में भारत में जैव ईंधन का उत्पाद बढ़ाए जाने से जुड़ी संभावनाओं और उसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आप इसको लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस पे आप लोग भेजेंगे, या ये मेरे अनअकैडमी का भी आप लिंक फॉलो कर लें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इसी पे आप लोग लिख के भेजेंगे, या उस पे ना मिले तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी स्वदीप कुमार आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उस पे भी आप लोग इसका आंसर लिख के मुझे भेजेंगे, और इस चैनल को जरूर आप लोग फॉलो कर लें। यहाँ पे मैं सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, और कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने इसी क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अभी 1 बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी पे भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।